नमस्कार। आज मैं अपने एग्ज़ामिनेशन के लास्ट पेपर जो कल था उसको ख़त्म करने के बाद वादे के मुताबिक आपके सामने फिर से अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ। आज के अपराध की घटना भी अज्ञात हत्या, अंधी हत्या, ब्लाइंड मर्डर सीरीज़ की अगली कड़ी है। इसके बाद जब ये हमारे पास 2, 4, 5 घटनाएं और होंगी, उसके बाद इस बीच में जब मैं प्रयागराज में अपना लॉ सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा था, बहुत ढेर सारी टिप्पणियाँ डिमांड के रूप में आई थी। पहली बिल्किस बानो के साथ हुए अपराध के बारे में टिप्पणी या उसके बारे में एक एपिसोड की मांग की गई। दूसरी दुमका में जो अभी अंजलि की हत्या हुई है उसके बारे में, और तीसरी सोनाली फोगाट के बारे में। तो ये वाली सीरीज़ ब्लाइंड मर्डर्स की जैसे ही ख़त्म होती है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की ये जो बार बार डिमांड है, पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा ये डिमांड्स आई हैं। आज की घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले से संबंधित है। रीवा में एक थाना है, विश्वविद्यालय थाना। वहीं पे अजगराहा गांव में 12 अगस्त 2021 को सुबह कोई 8 बजे आसपास के लोगों ने थाने को फ़ोन किया और कंट्रोल रूम को भी बताया कि यहाँ 28 वर्षीय राजू साकेत की अपने घर में ही मृत्यु हो गई है। घर में रोना पीटना मचा हुआ है। तमाम रिश्तेदार धीरे धीरे करके आ रहे हैं। पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। पत्नी का नाम था अर्चना साकेत। उसका रो रो के बुरा हाल था। बॉडी प्राइमा फेसी देखने से ये लग रहा था कि शराब का ज़्यादा सेवन करने के कारण इसकी मृत्यु हुई होगी। पुलिस ने ये मन इसलिए भी बनाया कि पत्नी से बार बार पूछताछ पर वो यही बताती थी कि ये रोज़ जब दुकान से लौटते थे तो शराब पीते थे। आज भी इन्होंने शराब पी ली और मुझे ऐसा लगता है या तो शराब जहरीली थी या फिर इन्होंने ज़्यादा पी ली। पुलिस ने फ़ौरन वो शराब की बोतल डिमांड की कि कौन सी शराब पी है, हम उसकी जांच कराएंगे ताकि ये पता लगे कि कहीं ये जहरीली शराब से हुई मौत तो नहीं है। तो वो शराब की बोतल और वो गिलास और उसके साथ जो खाने पीने वाले तमाम और चीज़ें होती हैं, वो सब पत्नी अर्चना साकेत ने पुलिस को दे दिए। पुलिस ने पंचनामा किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी एसर्टेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व्ड। शरीर पर प्राइमा फेसी चोट के कोई निशान नहीं थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और घटना के हफ्ते 10 दिन बाद विसरा सागर की लैब में जांच के लिए भेज दी गई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि संसाधनों की कमी के कारण विसरा की रिपोर्ट्स बहुत दिन बाद, मतलब उसकी जांच आख्या या इंक्वायरी रिपोर्ट या डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ विसरा आफ्टर एग्जामिनेशन, उसके आने में थोड़ा समय लगता है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी समय बाद विसरा की रिपोर्ट्स आती हैं। कभी कभी इनमें
1 साल का भी वक्त लग जाता है। अगर किसी घटना में विसरा रिपोर्ट की तत्काल आवश्यकता हो अपराध का निर्धारण करने में, तो उसके प्रायोरिटी के लिए डायरेक्टर को चिट्ठी संबंधित एसपी या एसएसपी लिखते हैं कि साहब इसको वरीयता पे या प्राथमिकता पे इसकी विसरा रिपोर्ट भेज दें, इन्वेस्टिगेशन में निर्धारण में अपराध के निर्धारण में दिक्कत हो रही है। तब वो 2-3 महीने में भेज दी जाती है। बहुत संगीन कोई मामला हुआ अखबारों में जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, तो ये समय घट के 1 महीने तक भी हो जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी विसरा रिपोर्ट्स के आने में विलंब होता है और राजू साकेत की ये जो 12 अगस्त 2021 को हत्या हुई थी, इसकी विसरा रिपोर्ट भी करीब करीब 6 महीने बाद थाने को प्राप्त हुई। एसएसपी के माध्यम से थाने को मिल गई। विसरा रिपोर्ट में जहर का जिक्र था, शराब का भी जिक्र था, शराब के साथ साथ जहर का भी, पॉइजनस सब्सटेंस का जिक्र था। इसको और जो ग्लास और बॉटल गई थी उसमें किसी तरह की पॉइजन या पॉइजनस चीज का जिक्र नहीं था। पुलिस उहापोह में पड़ी और जो क्वांटिटी थी विसरा रिपोर्ट में जहर की, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये जहर किस चीज़ में दिया गया। पुलिस ने जिस समय घर में जब वो बात हुई कि ये शराब पीने से मौत हुई, तो शराब पीने से संबंधित जो कंपोनेंट्स थे वो तो ले आए वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन खाने के सैंपल्स नहीं लिए गए थे। पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि शायद खाने में जहर मिलाकर दिया गया होगा। बहरहाल इस नए तथ्य के आलोक में, नए तथ्य को देखते हुए पुलिस ने अपनी जांच नए सिरे से शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की कि घर में कौन कौन था या रात में कोई आया हो तो बताया जाए। पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा साहब कोई नहीं था, मैं और मेरे पति अकेले थे। इधर मेरे सास ससुर भी चले गए थे और कुछ रिश्तेदार जो आया जाया करते हैं वो भी नहीं थे। मैं खुद और मेरे पति सिर्फ 2 ही लोग थे। धीरे धीरे जब बातचीत आगे बढ़ने लगी तो उसने किसी भी अनहोनी से होने से इनकार किया कि नहीं साहब, न बाहर का कोई आदमी आया था, न इनके साथ कोई अनहोनी हुई है, शराब के आदी थे, शराब की जांच आप करा लीजिए, हमको लगता है कि ये जहरीली शराब लेकर आए थे। पुलिस ने बताया कि शराब का केमिकल एग्जामिनेशन हुआ है और ग्लास का भी हुआ है, दोनों में से किसी में भी विष नहीं पाया गया है। लेकिन अर्चना साकेत मानने को तैयार नहीं थी। फिर पुलिस ने अर्चना के मोबाइल नंबर की तलाश शुरू की। जो मोबाइल नंबर उसने दिया उसको देखने से लग रहा था कि वो कोई 3 महीने पहले लिया गया था और घटना के समय जो मोबाइल उसके पास था उसके बारे में वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों जो पुराना इस्तेमाली फ़ोन था या सिम था या नंबर था उसकी और वर्तमान में जो उसके पास सिम था, उन दोनों की CDR एनालिसिस शुरू की। घटना के पहले यानी 12 अगस्त 2021 से पहले कुछ नंबर्स ऐसे मिले जिससे लगातार अर्चना साकेत की बात हो रही थी। पुलिस ने उन नंबर्स को तलाशना शुरू किया, फिजिकल वेरिफिकेशन करना शुरू किया। जिस नंबर से सबसे ज़्यादा बात हो रही थी वो सतना जिले का रहने वाला था। सतना के अपर पाटन
में लालपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस ने उसकी घटना के दिन लोकेशन दिखवाई तो लोकेशन उसकी अपने घर पर ही सतना में मिली, जबकि ये घटना रीवा में हुई थी। पुलिस को प्राइमा फेसी लगा कि शायद ये दोस्त होंगे, आपस में मिलने वाले होंगे, एक ही जात बिरादरी के हैं, हो सकता है रिश्तेदार हों। पुलिस संदीप साकेत को वहां से ले आई, रीवा उसके घर से। साकेत से बातचीत शुरू की गई। साकेत ने बातचीत में कुछ इस ओर इशारा किया कि उसके संबंध शादी के पहले से अर्चना साकेत से थे, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ रहा था। अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक ज्यादा होने लगा। एक तो घटना के बाद से लगातार बात, दूसरा घटना के पहले से लगातार बात, और दूसरा घटना के बाद बातचीत एकदम बंद। घटना की रात जो इंटरनेट की एक्टिविटी थी वो पूरी रात हुई है, दोनों की, संदीप की भी अर्चना की भी। और उसके बाद जब सुबह 4 से 5 के बीच में फोन बंद हुआ तो फिर वो चला नहीं। पुलिस ने उसके भी दूसरे नंबर की तलाश कराई। दूसरा नंबर मिल गया। पुराने वाले सेट में ही नया सिम जब डाला गया तो उसका पता लग गया। उसकी भी सीडीआर निकाली गई, लेकिन बात जितनी पहले हुआ करती थी उतनी बात नहीं होती थी कॉल के हिसाब से। लेकिन इंटरनेट एक्टिविटी पूरा दिन और पूरी रात हुआ करती थी, जो अर्चना साकेत के इंटरनेट एक्टिविटी से बिल्कुल सेकेंड टू सेकेंड कोइंसाइड करती थी। पुलिस ने अंदाज लगा लिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में लगभग 10-11 महीने लग गए। 10-11 महीनों तक ये घटना, चूंकि विसरा रिपोर्ट में विष आया था तो इसको हत्या में तरमीम किया गया था। धारा 302, 201 एफआईआर में बढ़ाई गई थी। होते होते जब 10-11 महीने हो गए और जो ऑर्डरली रूम्स होते हैं या जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं उनका भी सब्र का बांध टूटने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपको इतनी बातें पता लग रही हैं, मोबाइल की डिटेल से, इंटरनेट एक्टिविटी से, नंबर के चेंज करने से, घटना से पहले दोनों से बहुत लंबी लंबी बात होने से, घटना की रात दोनों की इंटरनेट एक्टिविटी एक होने से, तो पूछताछ किया जाना आवश्यक है। फिर से संदीप साकेत को सतना से लाया गया। पहली बार तो जो पूछताछ हुई थी वो शक के बिना पर हुई थी, कौन है क्या है। उसने कह दिया साहब हमारे इनके शादी के पहले के संबंध थे, लेकिन शादी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। सिर्फ हालचाल के लिए कभी वो फ़ोन करती थी, कभी मैं फ़ोन करता था, तो उसमें ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं। और सारी पूछताछ वही श्रीमान जी के हिसाब से हुई कि श्रीमान जी आपको इस घटना के बारे में क्या पता है। उसने बता दिया। इस बार जब वो पकड़ कर आया तो फिर पुलिस ने कोशिश की, लेकिन इस बार श्रीमान जी से बिल्कुल पता नहीं लगा। तब पुलिस अपने पर आ गई और फिर वही हुआ जो पहली बार ही होना चाहिए था। सारी श्रेणियां वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अंत में वो टूट गया। और उसने बताया कि शराब में जहर मिलाकर अर्चना ने ही इसकी हत्या की है, पर जहर हमने भिजवाया था एक आदमी के थ्रू, और इसको पूरा प्रोसेस समझाया था कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और इन्हीं सावधानी के कारण पिछले 1 साल से पुलिस को न तो उस पर शक हुआ, न मुझ पर कभी शक हुआ।
अर्चना साकेत और संदीप साकेत दोनों थाने पर लाए गए। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई, टाइमिंग के बारे में, पॉइजन के बारे में, शराब पीने के समय के बारे में बिल्कुल टैली कर गई। फिर उस दिन की इंटरनेट एक्टिविटी के बारे में पूछा गया कि पूरी रात तुम लोग क्या करते रहे। उसने कहा साहब हम लोग चैट कर रहे थे। फिर श्रेणीबद्ध पूछताछ फिर से शुरू हुई। तब उसने बताया कि जो मैंने जहर दिया था वो चूहा मारने की दवा में इस्तेमाल किया जाने वाला कंसंट्रेटेड पॉइजन था, जिसमें और तमाम चीज़ें मिलाकर चूहा मारने की दवा बनाकर लोग गली गली गांव गांव बेचते हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से उसकी 2 पुड़िया जो मैंने भेजी थी, उसको खाने के बाद यानी वो पेट में जाने के बाद 3 से 4 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इंटरनेट पे ही जब अर्चना ने उसे उसकी शराब में ये दवा मिला दी और करीब आधे पौन घंटे बाद वो अपना सेंसेस, अपनी जो इंद्रियां हैं उसमें धीरे धीरे शून्यता आने लगी, तो उसने व्हाट्सएप कॉल करके बताया कि अब 1 घंटे हो गए हैं, ये हाथ पैर चला रहा है, ज़मीन पर है। मैंने उससे कहा कि तुम वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ। उसने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया। मुझे भी लगा कि क्या शायद दवा असर नहीं कर रही है। मैंने कहा फ़ौरन बंद कर दो, दूर रहो, बात करती रहो, इसकी आगे की एक्टिविटी मुझे बताती रहना। अर्चना ने वही किया। जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी आवाज़ मध्यम होने लगी, वो पानी के लिए चिल्ला रहा था। पानी पानी की बात, चिल्लाना क्या बोल रहा था, क्योंकि चिल्लाने की शक्ति उसमें शायद नहीं रह गई थी। वीडियो कॉल करके उसको दिखाती थी। उसके बाद फिर ये लोग आपस में एक दूसरे से चैट करने लगते थे, प्यार मोहब्बत की बातें, और कि आज हम किला फतह कर लेंगे, आज हम ये जंग जीत लेंगे, आज अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटा देंगे, हमारे प्यार के बीच में बनने वाले इस कांटे को आज ख़त्म कर देंगे। इस प्रत्याशा में कि बस जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, ये बात करते रहे। और सुबह 4 बजे तक राजू साकेत जिंदा रहा। 26 साल का वो लड़का जिसकी हाल में शादी हुई थी अर्चना साकेत से। 4 बजे जब इन लोगों ने सब, वो बताता रहा ऐसे देखो, वैसे देखो, सांस देखो, फलाना देखो, ढिकाना देखो, जब ये कन्फर्म हो गए कि अब ये ठंडा पड़ गया, अब इसमें जान नहीं रह गई, तब तक रात में करीब 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ये चैट ही करते रहे। वीडियो चैट भी, नॉर्मल चैट भी, वीडियो कॉल भी, नॉर्मल कॉल भी, इंटरनेट की। मरने के बाद अर्चना भी वहीं पास में अपने बिस्तर पर सो गई और संदीप भी अपने घर पर सो गया। संदीप ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सुबह 8 बजे का इंतज़ार कर रहा था। 8 बजे मैंने कई बार रिंग करके, व्हाट्सएप पर जाने वाली कॉल पर रिंग करके उठाने की कोशिश की। ये आधे घंटे बाद उठी, इतनी गहरी नींद में थी। और तब इससे कहा कि बाहर जाकर हल्ला करो, रोने का नाटक करो, पूरा ड्रामा करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शक हुआ तो तुमको ही जेल जाना होगा। 8:30 बजे वो बाहर निकली, रोना पीटना शुरू हुआ, मोहल्ला इकट्ठा हुआ। मोहल्ले से किसी ने थाने पर, विश्वविद्यालय थाने पर सूचना दी, पुलिस आई और आगे की कार्रवाई पुलिस ने की। जब 6 महीने तक कोई कुछ नहीं बोला तो इन्हें पूरा यकीन हो गया कि सब कुछ जैसा प्लान किया गया था वैसा ही हुआ है।
और पुलिस अब कभी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और पुलिस इसको हमेशा एक हादसा मानकर शराब से या जहरीली शराब से हुई मौत मानेगी। हम दोनों बरी हो जाएंगे और जल्दी हम शादी करेंगे और हमारे जो मन के अरमान थे वो तभी पूरे होंगे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार किया, संदीप साकेत को भी और अर्चना साकेत को भी। जब सारी चीजें एक से एक, कड़ी से कड़ी, चूल से चूल मिल गईं, तब इन लोगों ने घटना को स्वीकार भी कर लिया। इस मामले को लेकर एसएसपी रीवा नवनीत भसीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 10 अगस्त 2022 को। घटना थी 12 अगस्त 2021 की, यानी साल भर बाद इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस ने किया। तारीफ की विश्वविद्यालय पुलिस की और क्राइम ब्रांच की कि इतने जटिल, ब्लाइंड और लगभग बंद हो चुके केस को सही दिशा तक, अंजाम तक अधिकारियों ने पहुंचाया। आज की घटना, बेचारे निरीह राजू साकेत को कभी सपने में भी ये भान नहीं हुआ होगा कि उसका अंत किस तरह से होगा। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ससुराल में जाने के कुछ दिन बाद राजू को कभी कभी इस बात पर संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती है और दिन में वो कभी कभी किसी बहाने से पहले घर के बाहर आकर, फिर खिड़की से झांक कर, फिर दरवाज़ा खुलवाकर ये एसेस करने लगा कि क्या उसका भ्रम सही है या गलत है। और फिर उससे कहा सुनी हुई, उसने माफ़ी मांगी कि मेरी फलां दोस्त है। उस संदीप का नाम उसने अपनी किसी छात्र जीवन की किसी महिला, किसी लड़की के नाम से फीड कर रखा था। लेकिन बात आई गई हो गई। वो भी थोड़ा सावधानी रखने लगी कि वो किसी भी समय आकर इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने अपने परिजनों को नहीं बताया। हुआ यूं था कि जब अर्चना के घर वालों को जानकारी हुई कि उनकी इस लड़की के किसी सतना में रहने वाले किसी व्यक्ति से संबंध हो गए हैं, क्योंकि एक दिन बहुत सुबह घर में शौचालय होने के बावजूद वो शौच करने के लिए बाहर निकली और फिर वहां से देर शाम तक नहीं आई। घर वाले परेशान हुए, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और भाई बहन परिवार के तमाम मोहल्ले के लड़के भी उसको ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं गए। इसी बीच में ये पता लगा कि रीवा बस अड्डे पर सतना जाने वाली जो जिधर बसें खड़ी होती हैं वहां पर उसे देखा गया था सुबह 7:30-8 बजे। शाम को जब आई तो सभी बहुत नाराज थे। पहले सामान्य रूप से पूछा गया कहाँ चली गई, मोबाइल क्यों ऑफ किया, सवेरे सवेरे ये कह के कि मैं जा रही हूँ नेचर्स कॉल अटेंड करने, जाने की ज़रूरत क्या थी। उसने कहा कि मेरी साथ में पढ़ने वाली एक लड़की थी, पुरानी हमारी सहेली थी, उसकी बड़ी बहन का इंगेजमेंट था, मैं उसमें गई थी। मैं जानती थी कि घर में पूछूंगी तो कोई नहीं जाने देगा, इसलिए चुपचाप निकल गई। मैंने सोचा था कि मैं शाम को 3-4 बजे तक लौट आऊँगी, लेकिन फंक्शन ही बहुत देर से शुरू हुआ, इसलिए हमें आने में देर हो गई। घर वालों ने पूछा किस गांव की बात है, उसने कहा हमें पता नहीं है। उसका भाई सुबह सुबह 7 बजे वाली बस पर
मुझे लेने आया था, वही मुझे वहाँ तक ले गया और वही मुझे यहाँ पर छोड़ गया। घर वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर माँ बाप और परिवार के लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की और बहुत पिटाई की। उसका मोबाइल उससे छीनकर पत्थरों से कुचलकर तोड़ दिया, घर के भीतर बंद कर दिया, बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फिर वही हुआ जो होना था। टोला पड़ोस के लोगों को जब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वही समाज के 4 लोग जिन्हें मुफ्त में राय देने की आदत है, मैं इनका बहुत बार जिक्र भी कर चुका हूँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता चुका हूँ। ये रायचंद हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर गांव में, हर यूनिट में मौजूद रहेंगे। मुफ्त की राय देने में इनका कोई सानी नहीं है। तिल का ताड़ बना देना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे के बारे में चटखारे लेके बात करना, ये वही 4 लोग हैं। उन्हीं 4 लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे तुम लोग समझ नहीं पाए, ये किसी दिन तुम्हारी नाक कटवा देगी। कौन जाता है सवेरे सवेरे भाग के और शाम को 8 बजे घर लौटता है? और कौन ऐसा है जो ये कह दे कि साहब उस गांव का नाम ही नहीं पता मुझे, अपनी दोस्त का नाम भी नहीं बता रही है? देख लेना किसी न किसी दिन ये खबर आएगी कि ये किसी के साथ भाग गई और बड़ी बदनामी होगी। इन 4 लोगों की वजह से पूरा परिवार मिलके शादी ढूंढने लगा और एक अच्छा सा लड़का देखकर, जो उनकी बिरादरी का था, संदीप से उसकी शादी कर दी गई। उसका दहेज में उसको फोन जो दिया गया था, वो लेके जैसे ही ससुराल पहुंची विदा होके, उसने पहला काम यही किया जो कॉल डिटेल से स्पष्ट होता है कि मोबाइल निकाला, सिम लगाया, व्हाट्सएप एक्टिवेट किया और व्हाट्सएप पर खबर की संदीप को कि अब मेरे पास ये मोबाइल आ गया है। जब तक मैं वहाँ रही मेरे हाथ में मोबाइल नहीं दिया, मेरे घर वालों ने छीन कर तोड़ दिया, अब तुम इस पर बात कर सकते हो। आजकल शादी के बाद एक चलन और है, लड़की और लड़के दोनों ही, और लड़कियां खासकर, अपने पुराने मोबाइल को या तो कहीं छिपा देती हैं या सिम को डीएक्टिवेट कर देती हैं। कारण इसका है कि परिवार की महिलाएं भी कहती हैं कि भाई कोई पुराने संबंधों वाला फ़ोन न करे, हस्बैंड के हाथ लग जाएगी, शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाएगी, इसको घर छोड़ के जाओ, नया सिम और नया फ़ोन हम देंगे, देना ही है। क्योंकि अगर लड़कियां शादी के बाद नया बढ़िया मोबाइल लेकर नहीं आती तो ससुराल वाले भी ताना देते हैं कि कैसे हैं तुम्हारे घर वाले, एक मोबाइल तक नहीं दिया, वो भी हम ही खरीद कर दें। तो ये आजकल बहुत चलन में है। आप आसपास पे नज़र डालेंगे, नई शादियों में लड़कियां अपनी नया सिम और नया मोबाइल ले जाती हैं। उसके 2 कारण हैं। एक ये कि पुराने रिश्तों में से कोई कहीं फ़ोन न कर दे। बहुत से लोगों के पास ये मोबाइल नंबर होगा, बहुत से लोगों को ये भी पता हो न हो कि शादी हो चुकी है, ऐसे में किसी दिन गंभीर बात हो जाएगी। इसलिए उसने आते ही संदीप को ये बताया कि ये हमारा नंबर है। जब रिश्तेदार, घर परिवार के लोग सब धीरे धीरे करके चले गए तो उसने टाइमिंग बताई कि 11 बजे मेरे पति, उनका व्यवसाय था अपना, वो अपने दुकान पर चले जाते हैं और शाम को 8 बजे के आसपास लौटते हैं। इस बीच में जब भी मैं अकेली होंगी मैं आपको मैसेज कर दूंगी। बहरहाल दोपहर के समय ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरह की बातचीत, पुराने प्रेमी,
पुराने आशिक। और इसी बीच में राजू को यानी उसके पति को शक भी हो गया। ये बात उसने फौरन कम्युनिकेट की कि अब कम फ़ोन मिलाया करो, जब तक मैं न कहूँ फ़ोन मत मिलाया करो, जल्दी हम लोग बात ख़त्म कर देंगे। इस तरह की बातें आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन राजू भी नज़र रखने लगा। तब अर्चना ने कहा कि अब मेरा दम घुटता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भगा कर ले चलो। बाकी सब ठीक है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, सब इनके घर में है, लेकिन ये जब आता है शराब पीता है तब खाना खाता है और ये आदत मुझे पसंद नहीं है। संदीप ने कहा कि मेरा तो वहाँ आना थोड़ा ठीक नहीं है, तुम्हारे घर वाले कहीं मिल गए या किसी ने देख लिया, सब लोग जान गए हैं। मैं तुम्हारे लिए चूहा मारने की दवा में जो कंसंट्रेट पॉइजन इस्तेमाल होता है वो भेज रहा हूँ, और एक लड़का तुमको एक पैकेट में अच्छे से पैकेट बना के एक सूट लेकर जाएगा। तुम बता देना मेरे मायके से आया है। और सूट के उस सलवार के इजारबंद डालने वाले यानी जिसे नाड़ा कहते हैं, नाड़ा डालने वाले जो खाली स्पेस है उसमें 2 पुड़िया रखी हुई है, उसको निकाल लेना और मौका देखकर शराब में वो दोनों पुड़िया जहर मिला देना। 3-4 घंटे में ठंडा हो जाएगा। और भी बाकी सावधानियां बताई। ये भी बताया कि जिस ग्लास में दवा डालना, जब वो बेहोश होने लगे उस ग्लास को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना। उसके बाद शराब की बोतल में अगर कुछ शराब बची है तो थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर उसी ग्लास में डाल देना, और अगर बिल्कुल नहीं बची है तो बोतल में पानी थोड़ा सा डालकर उसे खूब हिलाकर और फिर उसे गिलास में डाल देना। और सवेरे सवेरे जब पुलिस आएगी तो तुमसे यही पूछेगी, तुम ये बताना कि शराब पीते थे, तुमसे बोतल और ग्लास मांगेगी, तमाम सामान मांगेगी, वो सब पुलिस को दे देना। कतई ना नुकर मत करना, कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं आएगा, तुमको कोई भी छू नहीं सकता है। अर्चना ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया। करीब 2 घंटे बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वो पानी पानी चिल्लाने लगा। अर्चना डर गई। उसने फौरन वीडियो कॉल मिलाया संदीप को, उसे दिखाया कि ये हालत है लेकिन अभी तक मरा नहीं है। हाथ पैर हिला रहा है और पानी पानी आवाज लगा रहा है, बहुत मध्यम सी दबी हुई सी आवाज आ रही है। और हमको लगता है कि अब ये होश में नहीं है, अगर तुम कहो तो ईंट से इसका सर कुचल दें। कौन 4-5 घंटे तक वेट करेगा? संदीप ने कहा कि कभी ऐसी गलती मत करना, उसके पास भी मत जाना, और चप्पल या बिना चप्पल के उसके आसपास कहीं तुम्हारे पैरों के निशान नहीं पड़ने चाहिए। अगर उसे खरोंच भी आई तो पुलिस तुम पर ही शंका करेगी। जब 2 ही लोग हो तो खरोंच शरीर पर कैसे आई? इसलिए तुम वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत जल्दी निपट जाएगा। इधर राजू तड़पता रहा और वो बार बार फोन करके फोटो लेकर और वीडियो कॉल से उसको दिखाती रही। बीच बीच में अपनी वो सब प्यार की बातें भी चैट में करते रहे। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उसके शरीर की हरकत ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उसने फिर वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखिए ये हालत है। तो उसने कहा ऐसा करो, माचिस की तीली ले आओ। माचिस की तीली को हल्के से नाक के भीतर डालो, देखो कोई रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। शुरुआत में तो 1-2 बार रिफ्लेक्स एक्शंस आए, सिर हिला, लेकिन उसके भी आधे घंटे बाद तीली डालने से शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। संदीप ने कहा रिफ्लेक्सेस आने बंद हो गए हैं, अब ये मर गया है, अब तुम भी सो, हम भी सोते हैं। सुबह 4 बजे दोनों सो गए। संदीप को नींद नहीं आई और 8 बजे से ही उसने फ़ोन करना शुरू किया।
8:30 बजे वो उठी और पुलिस आई, पीएम हुआ। सागर से फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूछताछ से बहुत बातें हल नहीं हो रही थी। इनके दोनों के फ़ोन फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए। डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स रिकवर हो गए। फिर चीज़ें एकदम पानी की तरह साफ हो गई। एक बार फोटो का मिलना, वीडियो का मिलना, चैट का रिकवर हो जाना, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अब यहां देखें कि इस अपराध में दोनों की गलती है। लड़की के परिवार वालों को लड़की की जबरदस्ती शादी कतई नहीं करनी थी। बिल्कुल गलत किया। समझाने बुझाने की कोशिश करते और अगर नहीं मानता, सजातीय था, शादी ही कर देते, क्या हो जाता है इससे। और राजू की यानी मृतक की ये कि जब उसे शंका हो गई कि इसका किसी दूसरे से संबंध है या किसी दूसरे से बात करती है, तो उसे परिजनों को, चाहे अपने ससुराल वालों को चाहे घर वालों को बुला के इस बात में बातचीत, राय मशविरा करना था कि हम अब इस शादी को आगे चलाएं या न चलाएं। अगर उसने ऐसा किया होता, परिवार के 10 लोगों को ये जानकारी होती, तो कम से कम ये हत्या जैसी बात या हत्या जैसी साजिश न होती। मुझे पता नहीं क्यों गुलजार साहब का लिखा हुआ एक फिल्मी गाना, फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई 1980 की। स्वर्गीय किशोर कुमार और स्वर्गीय लता मंगेशकर ने ये गाया था। बड़ा फेमस गाना था उस समय। मुझे ये लगता है कि अगर ये गाना दोनों ने, संदीप और अर्चना ने, कई बार सुना होता या अर्चना ने अपने पति को सुनाया होता, तो शायद इतनी गंभीर घटना न होती। आप भी सुनिए, बड़ा कर्णप्रिय गाना है कि 1000 राहें मुड़ कर देखीं, 1000 राहें मुड़ के देखीं, कहीं से कोई सदा न आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। बेवफाई को निभाना, हालांकि पत्नी की बेवफाई अधिकतर केसेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें किसी न किसी का नुकसान होता है, जान से हाथ धोना पड़ता है अगर पत्नी बेवफा हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चलिए तुमने जो गलती की हम माफ़ करते हैं, हमने जो गलती की तुम माफ़ करो, परिवार के लोगों को बिठाकर बात कर लेते, तो शायद उस नौजवान निरीह बेकसूर राजू साकेत की जान न जाती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।